नमस्कार। वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूँ वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अभी तक मैं अपने आप को काफी सुरक्षित समझ रहा था, किंतु जब मैंने 2 रज़ाकारों को घर की ओर संकेत करते देखा तो घबरा गया। दादी ने झपट कर मुझे उठाया और पिछली खिड़की की ओर ले चले। उसने खिड़की के झूलते हुए पल्ले को एक ओर हटाकर मुझे दूसरी ओर उतार दिया। वो स्वयं भी आने वाली थी कि तभी दरवाज़ा एक झटके के साथ टूटकर खुला। दादी के चेहरे से मैंने अनुमान लगाया कि उसे किसी ने पकड़ लिया है और वो अंदर को खिंचती चली गई। उर्दू में थोड़ी बहुत समझ लेता था। मैंने किसी को कहते सुना, अरे ये तो बुढ़िया है, छोकरी को शायद भगा दिया है। दूसरा बोला। एक व्यक्ति खिड़की में आया। मैं खिड़की की दीवार से चिपका बैठा था। उस व्यक्ति ने गर्दन से पकड़कर मुझे चूहे की तरह उठाते हुए कहा, एक चूहा बैठा है। फिर उसने खिड़की से अंदर खींचकर मुझे छोड़ दिया। मैं फर्श पर लुढ़क गया। घुटने और कोहनियाँ छिल गई। घर का निरीक्षण करके एक ने कहा, ये तो किसी कंगले का घर है। फिर उन दोनों ने सामान में ठोकरें जमाई। चावल की हंडियाँ टूट गईं और चावल बिखर गए और भी सामान उन्होंने तोड़ा। अंत में दादी को ठोकर मारकर वे लोग चले गए। कुछ और आते हुए सैनिक उन्हें खाली हाथ देखकर उनके साथ ही वापस लौट गए। गली से चीख पुकार और गोलियों की आवाज़ें आती रहीं। मेरी दादी घर का सामान बटोरने में लगी हुई थी। कभी कभी वो चौंक कर छत की ओर भी देख लेती थी। मैं अपने दादा के बारे में सोच रहा था। फिर जब वे लोग चले गए तो हम दादी पोता बाहर निकले दादा की तलाश में। गली खून से रंगी हुई थी। कई लाशें और घायल इधर उधर पड़े हुए थे। कई अन्य लोग सहमे हुए अपने परिचित घायलों को संभाल रहे थे और मृतकों से लिपट लिपट कर रो रहे थे। मैंने अपने जीवन में यह दृश्य पहली बार देखा था, इसलिए अपने आप को रोने से रोक न सका। दादा उसी प्रकार नाली में पड़ा हुआ था। दादी उसे मृत समझकर चीखने लगी, मगर वो जिंदा था। उसके आगे के दांत टूट गए थे। सहारा देकर हम उसे घर लाए। दादा स्तब्ध था। कह नहीं सकता कि मोहल्ले के उस विभत्स दृश्य ने अथवा अपनी निष्ठा पर हुए उस आघात ने उसे वैसा बना दिया था। वो चोरों की तरह चुपचाप सर झुकाया गया। मुंह से खून इत्यादि पहुंचा। नाली की कीचड़ साफ की। फिर न जाने दादा को क्या हुआ कि वो मोहल्ले में आकर सैनिकों और रजाकारों को गालियां देने लगा। एक नपुंसक क्रोध से दादा बुरी तरह उत्तेजित था। मोहल्ले वालों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। उसने गालियां देनी तो बंद कर दी, मगर रोने लगा। मोहल्ले की कई जवान लड़कियां और औरतें गायब थीं। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्हें ट्रकों में भरकर कहीं ले गए। कहाँ, कौन जाने। ये तो अभी आरंभ था। मानव की पशुता उसे कितना गिरा सकती है, उसका छोटा सा उदाहरण मैंने उस दिन देखा। छोटा सा इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ भोगा है। वही सब मैं यहां लिख रहा हूं। तारीख याद नहीं, लेकिन समय दोपहर का था। हमारे मोहल्ले के कुछ लोग चले गए थे, जाने कहाँ। वे जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, वहीं पड़े रहें, उनमें हमारा परिवार भी था। रजाकारों का एक दल मोहल्ले में घुस आया। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन वास्तविक नेता मुझे रजाकारों का नेता शहबाज ही लगा। सैनिक भी उसकी आज्ञा का तुरंत पालन करते थे। शहबाज नाम किसी आदमी का ही लगता है, लेकिन वो आदमी नहीं शैतान लगता था। उसे शैतान करना भी शायद उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके कारनामों के आगे शैतान भी लज्जा से सिर झुका लेता। मैं नहीं जानता कि उसकी रचना करते समय रचनाकार के हाथ कांपे थे या नहीं, लेकिन इतना निश्चयवश है कि उसका निर्माता पश्चाताप की आग में अवश्य जल रहा होगा। मोहल्ले के चौक में सबको घरों से निकालकर एकत्रित किया गया। बूढ़े अलग दीवार के साथ खड़े कर दिए, औरतें एक ओर, बच्चे और किशोर एक ओर और जवान एक ओर। शहबाज ने पहले 2 आदमियों को गोली से उड़ा दिया। उनकी लाशें बीच में डालकर वो गरजा, पाकिस्तान के हर दुश्मन का यही हाल होगा। मैं कहूँगा पाकिस्तान, तुम सब लोग कहोगे जिंदाबाद। जिसने भी आवाज़ बुलंद नहीं की, उसे कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
एक अन्य व्यक्ति ने हम भारतीय लोगों को बांग्ला में उसका अर्थ समझाकर यह भी बताया कि जब बांग्लादेश कहा जाए तो मुर्दाबाद का नारा लगाना है। पाकिस्तान, शहबाज चिल्लाया। संवेद स्वर उठा, जिंदाबाद। एक बंदूक गर्जी, मोहल्ले का एक आदमी लुढ़क गया। पाकिस्तान, शहबाज फिर चिल्लाया। और भी जोर का सामूहिक स्वर उठा, जिंदाबाद। फिर बंदूक गर्जी और एक बंगाली फिर लुढ़क गया। पाकिस्तान, शहबाज फिर चिल्लाया। इस बार हर व्यक्ति भय से कांपता हुआ अपनी पूरी शक्ति के साथ चिल्लाया, जिंदाबाद। इस बार बंदूक नहीं गर्जी। शहबाज के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। नारे लगते रहे। लोग अपने प्राणों की खातिर पूरी शक्ति से चिल्लाते रहे। शहबाज की मुस्कुराहट गहरी होती गई। नारेबाजी के बाद औरतों की छटाई शुरू हुई। कुछ जवान औरतें और लड़कियां अभी भी बच गई थीं। उन्हें अलग किया और कुछ रजाकार उन्हें पकड़ कर ले गए। बंगालियों में कुछ बेचैनी हुई, मगर बंदूक की गरज के साथ कुछ लोग के गिरने पर बाकी लोग सहम कर फिर दीवारों से चिपक गए और बंदूक के साए में बाकी बची औरतों को नंगा कर दिया गया। उनके झुर्रीदार शरीर और लटकी हुई छातियां बड़ी अजीब लग रही थीं। चीखते चिल्लाते हुए वे अपने हाथों से ही अपना तन ढकने लगे। कुछ शर्म में सिर नीचा करके बैठ गए, मगर उनके शरीरों में तुरंत ही संगीनें भौंकती गई। मृत्यु भय ने बाकियों को खड़ी रहने के लिए विवश किया। बंगालियों में फिर बेचैनी फैली, लेकिन गरजती बंदूकों के साथ गिरते शरीरों ने उन्हें फिर सहमा दिया। सबके चेहरे पर लगभग एक ही भाव था, विवशतापूर्ण, लज्जा मिश्रित, नपुंसक क्रोध। नाचो, शहबाज ने आदेश दिया, लेकिन औरतों में उस आदेश की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे अपनी नग्नावस्था पर शर्म अनुभव करती हुई एक दूसरे से सटी हुई थीं। शहबाज ने एक ऑटोमेटिक राइफल ले ली और औरतों के पैरों के निकट गोलियां छोड़ने लगा। कुछ घायल हुई, बाकी बचने के लिए उछलने लगी। शहबाज ने एक कह कहा लगाया। कितना विभत्स था वो कह कहा। मेरा समूचा शरीर कांप रहा था। इस बीच भय के मारे मेरा कितनी बार पेशाब निकला मैं नहीं जानता। वो गोलियां छोड़े जा रहा था। एक राइफल की गोलियां खत्म हुई तो उसने दूसरी ले ली। औरतें चीखती चिल्लाती हुई उछल रही थी। नाचो! उन्मत्त सा शहबाज उनके पैरों पर गोलियां बरसाता हुआ चिल्लाया, अपने बांग्लादेश के लिए नाचो। कैसा नाच था वो! क्या वो वास्तव में कोई नाच भी था? मगर शहबाज और उसके साथी उसका पूरा आनंद ले रहे थे। झूठ नहीं कहूंगा, मगर मैंने शहबाज के दो साथियों के चेहरे पर ऐसे भाव देखे जैसे उन्हें ये सब पसंद नहीं है, मगर वे खामोश रहे। नाच, अगर वो नाच था तो तब तक होता रहा जब तक कोई औरत अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखती रही। उन्हीं में मेरी दादी भी शामिल थी। मैं और दादा उसे उछलते हुए देखते रहे। दादा के चेहरे पर तो ऐसे भाव थे जैसे अपने जीवन भर की मान्यता के खंड खंड बिखर जाने पर हतप्रभ रह गया हो। सभी औरतें गिर गईं। उनमें सब घायल थीं, किंतु अधिकांश जीवित थीं। लेकिन एक बार गिरने के बाद वे इतनी हताश हो चुकी थीं कि शहबाज की गोलियां भी उनमें से किसी को पैरों पर खड़ा होने के लिए विवश न कर सकी। क्रूर मुस्कान युक्त शहबाज का चेहरा फिर कठोर हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, पाकिस्तान के दुश्मन इन्हीं के पेटों से पैदा हुए हैं। सांपों को पैदा करने वाली इन सब औरतों को खत्म कर दिया जाए। उसके साथियों ने बड़ी तत्परता से इस आदेश का पालन किया। गोलियां मारी गईं, संगीनें भौंकी गईं, जब तक एक भी औरत का शरीर हिलता रहा। युवकों की सहन शक्ति शायद उस सीमा को पार कर गई थी जब मौत का भय आदमी को डराए रहता है। उन्होंने उत्तेजित होकर हमला बोल दिया, मगर निहत्थे लोग उन आग्नेय शस्त्रों का क्या मुकाबला कर सकते थे। सब कटे हुए वृक्षों की तरह गिरने लगे। कुछ को प्राणों का मोह जागा और वे फिर वापस दीवार से जाकर चिपक गए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।